ऑलराइट क्लास, सो सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। चौथा लेक्चर है हमारा, चौथी क्लास है चैप्टर 5 के अंदर। तो कल हमने लेक्चर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी ईथीन की, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि ईथीन रिएक्शन जो है वो किस तरह से करता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। बाकी ये कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस क्या होता है आप जानते हैं। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह पर मौजूद होता है, और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज आप नोमेनक्लेचर का टेस्ट देंगे तो वैसे भी आपको पता है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जो अल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? ड्यू टू पाई बॉन्ड होने की वजह से। कल हमने जो पढ़ा था अल्कीन, वो भी अनसैचुरेटेड होते थे चूँकि उसके अंदर भी पाई बॉन्ड होता था। सिर्फ अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड होता है चूँकि उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता है। जिसके अंदर पाई बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर नहीं होता पाई बॉन्ड वो सैचुरेटेड। सही है। तो अल्काइंस में हम इसका जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास था, तो आपको पता है इथाइन इसका फर्स्ट मेंबर है। इथाइन से स्टार्ट होता है, मिथाइन तो पॉसिबल है नहीं, आप जानते हैं। इथाइन फर्स्ट मेंबर है। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसी को कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं? एसिटाइलिन, ठीक है। तो इथाइन कह लें कि एसिटाइलिन कह लें, एक ही बात है, कॉमन नेम में है ये। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? अगर हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से बनता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन, यही होता है। अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ऐसा ही। और 2 कार्बन के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। अब चूंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर के कार्बन, हमारे पास हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके लिहाज से आप इसलिए जानते हैं कि दोनों कार्बन, ये कार्बन दोनों कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp हो जाएगी। पढ़ा था ना हमने कि कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और अगर एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये दोनों कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, और इसी के लिहाज से हमें इसका स्ट्रक्चर बना देना है sp के लिहाज से, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में किया था, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था। इससे पहले इथीन का भी हमने ऐसे ही बनाया है, सेम। सेंट्रल एटम देख सकते हैं आप, कार्बन है। सराउंडिंग एटम आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की जाएगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 6 होता है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है, Z की वैल्यू उसकी है वो 6 होती है। तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को लगाना होगा तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे लगेगा। 1s2 2s2 और 2p पर 2p को हमने खोल दिया 2px 2py 2pz में, और एक इलेक्ट्रॉन 2px में लगा दिया, 2py में 2pz में 0 रह गया। ये हमारे पास कौन सी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल में होती है और हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होती है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में होती है तो 1s का कोई काम नहीं होता यहाँ पर। ये 1s मैंने इससे पहले भी मिटा दिया था। अब 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 2pz तक जाएगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz पर जाएगा, तो 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब हमें करनी कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो एक s एक p से मिलेगा, तो बस ये 2 हमारे पास ऑर्बिटल, एक ये वाला और एक ये वाला, बस ये 2 हाइब्रिडाइज होंगे, और ये 2px और 2py और 2pz हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो ये कैसे रहेंगे हमारे पास? अनहाइब्रिडाइज्ड। और अनहाइब्रिडाइज्ड आपको पता है ऑर्बिटल कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं थ्रू पैरेलल ओवरलैपिंग। पता है सबको ये बात? ये रिपीट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर की सारी बातें। तो ये 2py और 2pz से एक पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा, 2 पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और हमें बनाना भी 2 पाई बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, ठीक है। अब मुझे इसको लफाजी में लिखना पसंद नहीं है, पैराग्राफ वाइज वो सर में दर्द पकड़ता है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ ताकि हर एक खास व आम को समझ में आ जाए, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है। इस तरह से वर्डिंग में करेंगे तो यही चीज़ मुश्किल हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में यहाँ पर क्या होगी? sp हो गई, क्योंकि एक ऐसे एक p से मिल रहा है तो sp हो गई। स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन का लीनियर होता है, और लीनियर का बॉन्डिंग एंगल कितना आता है? 180 डिग्री 180 डिग्री। टोटल पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। टोटल पाई बॉन्ड कितने बनेंगे मॉलिक्यूल में? इथाइन के 2 बनेंगे, ऐसा ही है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देते हैं। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, ये एक कार्बन का लीनियर शेप में sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ब्लैक कलर से, और ये ब्लैक कलर से दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको मिल जाए। 2 sp और इसके 2 sp हो गए। पहले तो 2 कार्बन जुड़ गए, और ये पहला हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड हियर।
इसके बाद इस दोनों कार्बन से दोनों तरफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, तो दो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी बन गया, तो दोनों कार्बन के बीच का सिग्मा बन गया और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का दोनों सिग्मा हमारे पास बन गया। और अब आपको पता है कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अनहाइब्रिडाइज हैं, वो परपेंडिकुलर तो प्लेन रहेंगे। आप इसको डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं, मैंने इसको मार्कर चेंज करके बना लिया, आप उसको डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप डॉटेड लाइन से बनाओगे तो डॉट्स आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन से बना दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा पी वाई है जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, और ये पी जेड जो जेड एक्सिस पे आपको दिख रहा है। इन दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने अपने। अब ज़ाहिर सी बात है पी वाई और पी जेड जुड़ेंगे तो अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, अब ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे ना, ऐसे करके आकर जुड़ेंगे। और आपको पता है जब ऐसे करके आके बॉन्ड जुड़ता है, यूं करके आकर जब बॉन्ड जुड़ता है, दो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, तो वो हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड बना पी वाई के बीच में पहला पाई बॉन्ड, और दूसरा पी जेड और पी जेड के बीच में बन गया दूसरा पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड हमारे पास स्टैब्लिश हो गए और एक लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया किसका, इथाइन का। जितने भी अल्काइंस होते हैं वो हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर रखते हैं और उनमें सारा कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। उसमें होता है क्या है, एक s एक p के साथ हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, और बाकी दो पाई बॉन्ड बनते हैं कैसे, p और p z की मदद से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ये बात सिंपल फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखाया था मैंने। अगर आप जो कि कॉपी खोलोगे ना, एक डॉट कॉम आगे पीछे नहीं कर सकते आप इसमें से, ऐसा ही होता है। तो बस ऐसा ही है, चूँकि मैं एक ही चीज़ को मैं चाहता हूँ बार बार एक ही तरह से लिखें, ये नहीं कि 9 में अलग तरह से लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम में अलग, सेकंड टाइम में अलग, बेकार। मतलब एक चीज़ जब चीज़ ही एक ही है तो अलग अलग से क्यों लिखना, उसको सेम पैटर्न पे आप लिखें। इससे क्या होगा कि आपके लिए मेहनत कम लगेगी पेपर की तैयारी करने के लिए, अगर आपकी पुरानी चीज़ें जहन से रिवाइज हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि अल्काइन का क्या हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। देख कर, चख कर, सूंघ कर जो चीज़ें पता लगती हैं फिजिकली। अल्कीन्स के भी पढ़े थे, अल्काइंस की बस ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट्स लिखे मैंने। पहला तो सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, इनकी कोई स्मेल नहीं होती अल्काइंस की। गैसेस हो चाहे लिक्विड हो, कोई स्मेल नहीं होता, सवाए एक के एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इथाइन। लेकिन जो पहला मेंबर होता है ना इसका इथाइन, उसकी स्मेल होती है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। गार्लिक से मुराद होती है लहसुन, गार्लिक लहसुन को कहते हैं। तो इसकी जो स्मेल होती है ना, जब ये गैस लीक कर रही होती है तो गार्लिक जैसी, लहसुन जैसी जो है ना वो स्मेल आती है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि इथाइन गैस की स्मेल जो MCQs में आएगा बताना, गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है, लहसुन जैसी स्मेल होती है। बाकी जितने भी अल्काइन होते हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, इन सब की कोई स्मेल नहीं होती है, सिर्फ एक की एक्सेप्शन है। तो ऑल द इथाइन्स आर ऑर्डरलेस, स्मेललेस, एक्सेप्ट इथाइन विच हैज़ अ गार्लिक लाइक ऑर्डर, लहसुन जैसी स्मेल। सही है। दूसरा पॉइंट है, अब सारे हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर। तो अल्काइन भी नॉन पोलर है, सब के सब नॉन पोलर है। और जब नॉन पोलर है तो आप जानते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होंगे, जो कि पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो फिर हल किस में होंगे, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, मैंने लिस्ट लिखाई थी पिछली क्लासों में। पेट्रोल में हो सकता है, बेंजीन में हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड में हो सकता है, कैरोसिन ऑयल में हो सकता है। सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर। बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक। सुना है आपने इसके बारे में, 9 से सुनते हुए आ रहे हैं। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द होमोलॉगस सीरीज। ये भी हमें पता है, डाउन द सीरीज जब जाएंगे होमोलॉगस सीरीज में तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है सब। ऐसे ही ना होमोलॉगस सीरीज में नीचे जाते रहेंगे तो डिस्पर्जन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़नी शुरू हो जाती है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज के इंक्रीज होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। लास्ट में मैंने इसके स्टेट्स बता दिए आपको कि शुरू के जो 3 हमारे पास अल्काइन होते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, C3 से लेकर C2 से लेकर C4 तक, ये क्या होते हैं बेटा, गैसेस होते हैं। इसके बाद 5 से लेकर 12 तक जो इथाइन होते हैं, वो अल्काइंस होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। फिर 13 से लेकर 100 ऑन आगे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। तो ये स्टेट है, इथाइन गैस है, प्रोपाइन गैस है, ब्यूटाइन गैस है। पेंटाइन से लिक्विड स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं और गैसेस लिक्विड बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि 12 कार्बन एटम तक चढ़ते हैं। जब 13 कार्बन एटम आ जाते हैं तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो लिक्विड्स क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। समझ में आ रही कॉन्सेप्ट इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो पढ़ाना मेरा काम नहीं, मेरा काम कॉन्सेप्ट देना है। पढ़ाना बहुत बोरिंग काम है, लेक्चर डिलीवरी पढ़ाना सबसे बोरिंग काम है दुनिया का।
और पढ़ना भी सबसे बोरिंग काम है, कॉन्सेप्ट लेना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा करो। पढ़ाने का लहजा ये नहीं होता जो लहजा मेरा होता है क्लास में, पढ़ाया बड़े बोरिंग तरह से जाता है, वो नींद सी आ जाए आपको। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा होता, ठक 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 कॉन्सेप्ट लेते जाओ, बस ऐसे ही चलता है ना भाई। ये रोना रटना ये यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये होता है पढ़ाना। ये नहीं करना चाहिए कभी भी, ये गलत है। इससे क्या होगा, कभी भी आप किसी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकेंगे। यू विल फेल ऑल द एग्जाम्स इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। प्रिपरेशन कैसे की जाती है इथाइन की? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारी? मसला तो नहीं है, क्लियर है? ओके, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन को प्रिपेयर करने के बाद दो तरीके हैं और दोनों तरीके पढ़े में, कोई नया नहीं है, इसलिए जल्दी में हो जाएगा। जैसे इथीन में हमने 2 क्लासें लगाई, लेकिन इथाइन एक ही क्लास में हो जाएगा क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों अनसैचुरेटेड है। इथीन भी अनसैचुरेटेड है और इथाइन भी अनसैचुरेटेड है, तो अक्सर चीज़ें दोनों के सेम ही हैं। केमिकल प्रॉपर्टी भी देखोगे सारी सेम ही आएंगी, अक्सर सेम आएंगी, कुछ एक आंख अलग अलग है, वो बता दूंगा मैं। तो फ़ौरन से ये टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा, और ये टॉपिक एंड हो जाएगा तो फिर सैटरडे को इसका टेस्ट भी होगा, मैं क्लास के एंड में बता दूंगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, दिस इज फर्स्ट है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अच्छा टेस्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ कि टेस्ट हमारे पास चैप्टर 5 का अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 3 चीज़ों का होगा। 50% चैप्टर है। अच्छा, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी बता रहा होता हूँ ना टेस्ट के बारे में। आप यकीन करो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, व्हाट्सएप नंबर में मैं डालता हूँ नीचे, तो वो स्टूडेंट टेस्ट पेपर मांग रहे होते हैं कि सर टेस्ट पेपर दें, हम घर पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कोचिंग नहीं जाते। वो इतने परेशान होते हैं वो बेचारे, और हम यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो फिर बच्चे टेस्ट देना मांगते हैं। वहाँ बच्चे घर बैठ कर टेस्ट दे रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी भी ये मेरे लेक्चर सुनकर अक्सर बच्चे कहेंगे सर व्हाट्सएप पर कि आप सर ये दे दें, टेस्ट पेपर भेज दें जो आप बच्चों को लेंगे। मैं भेज भी देता हूँ ना, चलो यार। फिर बच्चे वो सॉल्व करके पूरा पिक्चर मुझे भेजते हैं, उसको बना करके सर हमने सॉल्व किया, देखें वो गलती है कि नहीं है। अक्सर कभी कभार मैं चेक कर देता हूँ समटाइम जब टाइम मिलता है तो। मैं बच्चों का पैशन है ना यार, और क्या चाहिए। टीचर का काम ही ज़िंदगी में ये पैसा बनाना थोड़ी ना है, इस चीज़ के ऊपर है ना कि यार इंसान ज़िंदगी में कुछ करे बच्चा आगे जाकर। तो अब पैसे बनाना हो कि अभी मैं यहाँ पर कर दूंगा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा, ये फला व्हाट्सएप है, 10,000 रुपये महीना दे दीजिए, आ जाइए, 1000 बच्चे जमा हो जाएंगे एक दिन के अंदर ऑनलाइन क्लासों में। कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन ऐसे ही मैं बताता हूँ कि मेरा काम ये नहीं है, मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हो, सब बच्चे पढ़ लें, बस गरीब से गरीब बच्चा पढ़ ले कैसे भी करके। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, इथाइन की प्रिपरेशन। इथाइन को कैसे तैयार किया जाता है? तो फर्स्ट हमारे पास है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। तो पहला फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। पहले यहाँ, अब इसको मैं यहाँ पर तो जगह नहीं है, अब यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व करूँगा इक्वेशन। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब आप सब जानते हैं बेटा। पहली चीज़ तो ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कल भी किया था, याद आ रहा है? रिमूवल ऑफ इथीन को बनाने के लिए किया था हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजिन। हाइड्रोजन हैलोजिन दोनों रिमूव करते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब तो हैलोजन, कोई 7 ग्रुप का एलिमेंट। विसिनल डाइहैलाइड का याद आ रहा होगा, कल नाम मैंने आपको बताया था। 2 कार्बन हो और दोनों पर अगर अलग अलग कार्बन पर Cl लगा हो, दिस इज कॉल्ड विसिनल, और एक ही कार्बन पर लगा हो जिमिनल। याद आया कुछ? विसिनल, जिमिनल 2 होते हैं। ये विसिनल डाइहैलाइड हमारा ये 1,2 डाइक्लोरो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड्स के डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से बन सकता है, बना लेते हैं। अच्छा, ये 2 स्टेप पे बनेगा बेटा, एक स्टेप पे नहीं बनेगा, चेक करना कैसे। पहले विसिनल डाइहैलाइड बनाते हैं, लिखना नहीं है बिल्कुल, समझे। रिएक्शन को बहुत गौर से समझना पड़ता है, वरना ज़िंदगी भर समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है ये सब। ये हमारे पास था कि विसिनल डाइहैलाइड, इसको हम लोग IUPAC में नाम देंगे। देख लो भाई, नोमेनक्लेचर का टेस्ट है आज, समझ लो दोबारा से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग हो गई, 1 पर Cl लगा हुआ है, 2 पर Cl लगा हुआ है, तो IUPAC में क्या नाम देंगे इसको? 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो गया ये, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसी को हम लोग कॉमन में बोलते हैं, दिस इज विसिनल डाइक्लोराइड। क्लियर है? बस समझ में आ गई बात। अब क्या हो गया इस विसिनल डाइक्लोराइड का? अब डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, अगर याद नहीं है तो बता देता हूँ। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि ये हमारा रिमूव कर सकता है हैलोजन को भी और साथ में हाइड्रोजन को भी। और ये हमेशा याद रखना है किस में होता है? अल्कोहलिक मीडियम में होता है। ये अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक मीडियम में। वाटर नहीं लेना है यहाँ पर, वाटर लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, वो आगे चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, समझो ज़रा। यहाँ से रिमूवल हुआ,
तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चूँकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। के पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास चूँकि फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो कौन सा कार्बन होता है? बीटा कार्बन होता है। यहाँ पर याद रखना बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, हाइड्रोजन जो निकलेगा ना, हैलोजन तो यहाँ से निकल जाएगा अभी, ये लो ये निकाल लेता हूँ, ये Cl के साथ निकल गया, लेकिन जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो अल्फा का नहीं बल्कि बीटा का होता है। अब ये बीटा में 2 हाइड्रोजन है, कोई भी एक मर्जी से रिमूव कर दो, मैं ये वाला जैसे कि रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया, चूँकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो अब यहाँ पर H क्या होगा, इस OH के साथ निकल जाएगा। अब देखो क्या बना, HC, उसके बाद ऊपर Cl, एक बॉन्ड कार्बन, ऊपर का Cl हट गया, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, नीचे एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, प्लस KCl प्लस वाटर है, सही है। अच्छा बेटा देखो, दोनों के 3-3 बॉन्ड बने हुए कार्बन के, तो क्या करेगा स्टेबल होने के लिए एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इथाइन तो नहीं बना सर, चूंकि अभी एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप में होगा। अब एक बार दोबारा से क्या करेंगे, इस कंपाउंड की हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर लेते हैं, बस समझ में आ गई। अब देखो दोबारा से करते हैं, ये हमारे पास दोबारा कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन कार्बन Cl, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है। दोबारा से ले लिया हमने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन द मीडियम इज व्हाट, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए। क्यों लेते हैं ये मैंने अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कहानी इधर उधर हो जाएगी, तो टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता ज़्यादा। तो K पर प्लस, OH पर माइनस। अब देखो दूसरा अब हैलोजन रिमूव करते हैं, अभी हैलोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये माइनस ये प्लस। अब ये फंक्शनल ग्रुप था तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन को एक रिमूव कर दो, ये वाला रिमूव कर देते हैं, प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा और माइनस वाला प्लस से जुड़ा, सही है। क्या हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यही बना, प्लस KCl से जुड़ा तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, HOH से मिला तो फिर वाटर। यहाँ दोनों कार्बन के कितने 3-3 बॉन्ड बने हुए, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड और बना देगा। क्या इथाइन बना कि नहीं बना, बन गया इथाइन। तो बेटा क्या करना होता है कि विसरनल डाइक्लोराइड, हालाइड में ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, वैसे मैंने क्लोराइड ले लिया, विसरनल डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरो इथेन के जब हम 2 बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो एक बार एक Cl में निकलता है तो डबल बॉन्ड बनता है, फिर दूसरी बार दूसरा Cl और बीटा हाइड्रोजन निकलता है तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, इथाइन बन जाता है। बस समझ में आई सबको। सो सेकंड प्रिपरेशन इसके बाद हमारे पास होगी, या सेकंड किस तरह से बनाया जाएगा, डीहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड के डीहाइलोजिनेशन से ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, इथीन बनाया हमने इससे। डीहाइलोजिनेशन का मतलब क्या हमारे पास होगा, दिस इज रिमूवल ऑफ हैलोजन। अगर हैलोजन रिमूव करे किसी कंपाउंड से दैट इज डीहाइलोजिनेशन, मतलब हैलोजन्स को रिमूव करना, X2 को रिमूव करना। और टेट्राहैलाइड से मुराद क्या चीज़ होगी कि टेट्रा मतलब होता है 4 हैलोजन अगर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, मीन्स 2 कार्बन अगर आप ले लें और इसके 4 तरफ अगर आप हैलोजन्स अटैच कर लें, जैसे X X X X यहाँ पर, ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड टेट्राहैलाइड। अब ये भी डबल स्टेप मैकेनिज्म है बेटा, 2 स्टेप में क्या होगा, हम यहाँ पे इथाइन की फॉर्मेशन कर लेंगे आपकी आंखों के सामने। कैसे, देखो सबसे पहले टेट्राहैलाइड ले लेते हैं। टेट्राहैलाइड क्या है, 2 कार्बन लिया हमने। अब हैलोजन आपकी मर्जी, आप क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले लो, मैं Cl लेता हूँ नॉर्मली अक्सर, तो मैं दोबारा से Cl ले लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टेट्राहैलाइड, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, ऐसा ही है। टेट्राहैलाइड क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि इसमें 4 हैलोजन लगा है, इथाइल टेट्राक्लोराइड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये IUPAC में नाम लिखना है तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो और एंड में इथेन, सही है। दिस इज अ टेट्राहैलाइड। इसमें क्या करें अब आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट हमारे पास होता है वो क्या होता है हमारे पास, दिस इज जिंक, Zn। जिंक जो हमारे पास होता है Zn, ये जो जिंक है ये हमारे पास क्या है, दिस इज डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है किसी जगह से हैलोजन रिमूव कर सकता है। जैसे KOH क्या होता है, दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। KOH क्या करता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों खींच के निकालता है।
जिंक हमारे पास होता है डी हैलोजेनेटिंग एजेंट, ये सिर्फ हैलोजन को खींच के निकाल सकता है। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये जिंक क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन को खींच के निकाल लेगा। जब ये 2 क्लोरीन को खींच कर निकालेगा तो जिंक क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। और साथ में देखो HC बॉन्ड CH, फिर ये Cl और फिर ये Cl, क्या ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इन 2 के बीच में। अभी यहाँ पर इथाइन तो नहीं बना सर, तो अब एक और बार 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे। कितना आसान है, देखो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। तो ये हमारे पास ये Cl आ गया। अब दोबारा क्या करो, दोबारा जिंक ले लो। जिंक यहाँ पर हमारे पास डी हैलोजेनेटिंग एजेंट है, क्या करेगा जिंक, दोबारा इस 2 जो है वो क्लोरीन को वो ये जिंक जो है वो खींच के निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा प्लस HC डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड हैं इस वक्त, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा। बना कि नहीं बना, इथाइन बन गया, इजी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस सेम अल्कीन वाले हैं। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। मैंने क्या बताया था आपको, अल्केन्स सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है जो मजबूत होता है। अब मामला पता है कहां आके मसला होता है, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अल्कीन्स में भी पाई बॉन्ड है और अल्काइंस में भी पाई बॉन्ड है। अब सर दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, आपको वापस आना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 के अंदर। फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी। वहां बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स हमने पढ़े थे, उसमें से एक फैक्टर था बॉन्ड लेंथ। जितना कम बॉन्ड लेंथ होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और वहां मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जब डबल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, जब ट्रिपल बॉन्ड लेंथ बनता है तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है। तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है डबल बॉन्ड से, दैट्स वाई ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत डबल बॉन्ड के। इसकी वजह से जिसका बॉन्ड टूटता जल्दी है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना भाई। तो इथाइन का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, दैट्स वाई इथीन का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है जो ज़्यादा वीक होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब चूंकि डबल बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, दैट्स वाई अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बनिस्बत अल्काइंस के, ठीक है। तो अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइंस से, या अल्काइंस कम रिएक्टिव होता है अल्कीन्स से। रीजन क्या है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होना। क्या होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ये फर्स्ट ईयर के जाके घर पे पढ़ लेना, बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ बता दिया आपको, ऐसा ही है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। उसमें अल्कीन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो तीनों में से अगर 3 ऑप्शन दे दो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और बोला जाए बताओ तीनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अल्केन तो हो नहीं सकता, अब अल्कीन अल्काइन में से अल्कीन होगा, सही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन है, और उसके बाद अल्केन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना आपको है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास क्या है कि सबसे ज़्यादा, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कौन मोर रिएक्टिव होता है कौन लेस रिएक्टिव होता है, तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन है, उसके बाद अल्केन है, ठीक है। रीज़न यही है इसके बॉन्ड्स के होने की वजह से, ठीक है भाई। तो मसला, तो ये वाले दो लाइन जो यहाँ लिखी मैंने आपको समझा दी उसको। अब आते हैं रिएक्शन कौन से करेंगे भाई, तो एडिशन रिएक्शन तो करना ही करना है इसको, है क्यों, चूंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, दैट्स वाई। और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम इसके एडिशन रिएक्शंस को देख लेते हैं। और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला हमारे पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजिनेशन। मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इसके एडिशन रिएक्शंस को। एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, कल मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड के टूटने से होता है। और पहला एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन के बारे में कल क्या बताया था मैंने, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करना है, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले मैं यहाँ पर करता हूँ आपके सामने हाइड्रोजिनेशन। और आपको पता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है ये निकल प्लैटिनम पैलेडियम, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमने ले लिया C2H2, दिस इज इथाइन। इथाइन का हमने H2 से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, क्या होगा, ये C2H4 बन जाएगा। पहले ये C2H4 हमारे पास क्या होगा, दिस इज इथीन बना। और एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाएं।
till all the pi bonds are broken down until the addition reactions goes on। तो एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलेगा जब तक के सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाएं। ठीक है, अब इसमें पाई बॉन्ड है ना, एक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो C2H4 प्लस H2 दोबारा से चलेगा ये एक और स्टेप में। अब क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो गया अभी है, अब दोबारा आगे रिएक्शन नहीं बन सकता, तो ये इथीन हो जाएगा और ये इथेन हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। हाइड्रोजनेशन 2 स्टेप में होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड टूट जाएगा। पहले अल्काइन से अल्कीन बनेगा, फिर अल्कीन से अल्केन बनेगा। क्लियर है। सेकंड इसके बाद हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब हाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, जैसे कल बताया था, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, HX मतलब हैलोजन एसिड, यहां पर जाकर हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी HCl यूज कर सकते हैं हम, कोई भी HX यूज कर सकते हैं, HCl, HF, वॉट एवर। और उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पता है, HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी HBr से, HBr की ज़्यादा होगी HCl से। तो यहाँ पर हम पहले इथाइन लेते हैं, दिस इज इथाइन, और उसके रिएक्शन किसी भी HX से कर देते हैं, जैसे HCl से करा देते हैं। ठीक है, पहले एडिशन रिएक्शन है, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H आएगा, एक तरफ Cl आएगा। ठीक है बेटा, तो इथाइन था, इथाइन में HCl को ऐड किया, तो अब इस तरह से एडिशन हो गई, पाई बॉन्ड टूटा और दोनों चीज़ें ऐड हो गई। इसका नाम अगर हम लिखें कॉमन में, अगर हम इसका नाम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो आपको पता है दिस इज विनाइल, तो ये विनाइल साइनाइड हमारे पास बन गया। विनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज विनाइल। विनाइल के साथ Cl लगा हुआ तो विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये सॉरी विनाइल साइनाइड नहीं, सॉरी दिस इज विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड होता है, इसी का जो पॉलीमर बनता है वो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पोलीमराइज अगर हम इसको कर दें तो, लेकिन हमारा काम नहीं है करना, हमें क्या बोला, एडिशन करना है, सारे पाई बॉन्ड तोड़ लें। अब दोबारा से एक और स्टेप आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटेगा, दोबारा से HCl से रिएक्शन कराएंगे, HC, उसके बाद Cl, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब दोबारा से बेटा देखो HCl से रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो अल्कीन है ना, ये हमारे पास क्या है, कल की बात याद रखो, दिस इज आसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हमारे पास आसिमेट्रिकल अल्कीन है, चूँकि जो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर पर उधर पर चीज़ें अलग अलग हैं। अब आसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि मार्कोवनिकोव रूल्स लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा ना भाई यहाँ पर। तो क्या बताया था कि प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट वहाँ जाकर अटैच करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रूल याद रखिएगा। सेकंड स्टेप इसमें मार्कोनिकोव रूल अटैच हो रहा है, जो कल हमने सीखा था। तो हाइड्रोजन का, अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो मैंने गलती से रॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये HC, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, फिर इस तरह से ये बनेगा। तो ये हमारे पास 1 2 नहीं बनेगा, अगर आप देखो तो ये 1 1 बनेगा ना, 1 2 ये रहा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनेगा नहीं हमारे पास, 1 1 डाइक्लोरोइथेन। इसी को हम लोग विसिनल नहीं बना, ये क्या बना, दिस इज जिमिनल, ये बना जिमिनल डाइक्लोराइड। तो विसिनल के बजाय जिमिनल डाइक्लोराइड बनेगा इसके अंदर, तो मैंने गलत स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास रिएक्शन है, दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अब ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखो, जो आसान होता है उसको मैं आसान खुद कहता हूँ, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जो वाकई में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। हाइड्रेशन में सुनने में बड़ा आसान लगता है, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर को ऐड कर देना, ये तो बड़ा आसान होगा सर, पिछली क्लास में भी कल भी किया था, तो अभी भी कर लेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मसला आएगा, देखो कैसे। हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन प्लस, इसमें वाटर को ऐड करेंगे, वाटर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा HOH। ये वाटर यहाँ पर हमारे पास जब इसमें ऐड होगा, व्हेन वी ऐड वाटर इन इट, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा। और मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा इसके लिए, चूँकि आयोनाइज नहीं होगा वाटर ऐसे। ठीक है, और अल्काइंस की रिएक्टिविटी चूँकि स्लो डाउन होती है, तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ता है, HgSO4, मरकरी सल्फेट। तो मरकरी सल्फेट यहाँ पर यूज़ होगा, तो इसका एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो H2SO4 का काम तो इसको आयनाइज करना है H+ और OH- में। सर ये HgSO4 यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इसको स्पीड अप करने के लिए, मरकरी सल्फेट कह सकते हैं उसको, या मर्क्यूरिक सल्फेट दिस इज कॉल्ड। अब क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह पर हमारे पास H आ जाएगा और एक जगह पर हमारे पास OH आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा HC डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब देखो ये क्या कंपाउंड बना, विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है,
दिस इज नोन एट, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, इसको विनाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये थर्ड रिएक्शन करें, एक दो तीसरा रिएक्शन हमारा चला हाइड्रेशन, दो और बच जाएंगे उसके बाद। तो विनाइल अल्कोहल हमारे पास ये बना। अब विनाइल अल्कोहल का मसला ये होता है, विनाइल के साथ OH है तो विनाइल अल्कोहल कहलाएगा ये। विनाइल अल्कोहल हमारे पास होता है अनस्टेबल। अब हमेशा अनस्टेबल कंपाउंड मैंने बताया स्टेबल होना चाहते हैं, केमिस्ट्री का बेसिक रूल है। अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए क्या होती है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, जैसे कल हमने ओजोनाइड के अंदर किया था। तो रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होने से मुराद एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, स्टेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पर किस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये उठकर इधर पर आएगा, इस वाले सिंगल बॉन्ड पे, और ये हाइड्रोजन जो है ना वो उठकर इस कार्बन पर आएगा। मतलब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब देखो हाइड्रोजन जब उठ के इस कार्बन पर आया तो यहाँ पर ये हो गया CH3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड उठकर आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, H तो निकल गया तो सिर्फ O हो गया, और राइट साइड पे एक हाइड्रोजन आ गया। अब ये हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ कर दिया, हाइड्रोजन को उठा के यहाँ ले आया, ये रीअरेंजमेंट हो गई। इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बड़ा फेमस है, नोमेनक्लेचर का टेस्ट भी है थोड़ी देर में, आपको पता है ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन, एल्डिहाइड है ये। कॉमन में नाम अगर हम लिखेंगे तो दो कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड, बनाइए एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC में इसका नाम लिखते हैं अल्कानल। तो दो कार्बन है तो मीथानल तो नहीं होगा, तो क्या होगा ये, दिस इज इथानल, और ये हमारा जो बन गया है कि स्टेबल कंपाउंड बना। बस समझ में आ रही है, अभी रुक जाए अभी इसको। तो ये हाइड्रेशन में होता है। तो फर्स्ट स्टेप पे बस आपको क्या करना है, विनाइल अल्कोहल बनाना है, फिर वो अनस्टेबल होगा उसको रीअरेंजमेंट कर देनी है। हाइड्रेशन जब वाटर से रिएक्शन होगा, आपकी बुक में सेम यही रिएक्शन प्रोपीन से भी किया जा रहा है, चूंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज इथाइन की नहीं बल्कि अल्काइन की पढ़ रहे हैं, तो कोई भी दूसरा अल्काइन भी हो सकता है। सही बात है ना भाई। तो ये बुक में आपके प्रोपीन से भी दिया गया, और बुक की आपको पता है एक एक लाइन हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो कि बुक से कुछ भी आ सकता है, सिंपल सी बात है, न्यू बुक है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तो यहाँ पर अब हम क्या प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इसके अंदर, तो CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया प्रोपीन, है ना। दो कार्बन, तीन कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्ड किसी एक जगह कार्बन पे लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास था बेटा इथीन, ये हमारे पास हो गया बेटा प्रोपीन। अब ये दूसरा रिएक्शन, अलग रिएक्शन है, ये दोनों में से कोई एक पेपर में आ सकता है। अब प्रोपीन के साथ करेंगे तो देखो कुछ नया काम नहीं करना है, वही सेम, वही वाटर यूज़ कर लेंगे, वही सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज कर देगा, वही मरकरी सल्फेट मौजूद होगा, सेम इसी तरह से पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर शायद मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, बल्कि क्या मार्कोनिकोफ रूल, यस मार्कोनिकोफ रूल लगना चाहिए ना भाई, ठीक है। तोड़ रहे हैं ना बॉन्ड को, पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अब नेगेटिव वाला वहाँ अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये यहाँ जाएगा। जो यहाँ पर मार्कोनिकोफ लगा है, अगर आप देखो तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आसिमेट्रिकल है, ये यहाँ से बीच से तोड़ो इस पाई बॉन्ड को, इधर अलग है, मार्कोनिकोफ के साथ लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना बेटा, CH3 कार्बन, उसके बाद क्या लगा, कार्बन के साथ ऊपर आ गया OH, फिर आया हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर आया हमारे पास CH2 हो जाएगा, सॉरी ये CH2, सॉरी, ठीक है, CH2 आ गया। अब सेम यही करना है बेटा, इसके अंदर अनस्टेबल है, ये जो भी कंपाउंड बना हमारे पास ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को उठा के इधर ले जाएंगे, हाइड्रोजन को उठा के इधर ले जाएंगे, ऐसे ही होगा जैसे ऊपर हुआ था। अब इससे क्या होगा, हमारे पास CH3 कार्बन, इसके बाद यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर CH3। क्या ये कीटोन है, क्या कीटोन बना, सिंपलेस्ट कीटोन है, सबसे पहला मेंबर कीटोन का। कॉमन नेम में बात करेंगे उसको हम लोग, तो हम उसको बताएंगे डाइमिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, या इसको हम लोग कह देंगे दिस इज कॉल्ड डाइम। देखो चैप्टर 4 का पढ़ा हुआ कहाँ काम आ जाता है, ये सब जगह तो यही कर रहे हैं। तो 4 का पढ़ा हुआ कितना काम आ रहा है जो आप टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, नाम निकल रहे स्ट्रक्चर के। अगर आपने सर 4 की तैयारी नहीं करेंगे 5 कर लें, बेटे ये ऑर्गेनिक है, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जैसे मिली होती है, ऑर्गेनिक वैसे मिला होता है एक दूसरे के साथ। मजाल नहीं कि एक चैप्टर छोड़ के आप अगला चैप्टर जिंदगी भर पढ़ के दिखा दो, ये लाजमी है कि आपका पिछला कॉन्सेप्ट कवर हो ताकि आप नाम लिख पाएँ इसका। तो ये डाइमिथाइल कीटोन हो गया, और IUPAC में इसका क्या नाम लिखेंगे, अल्कानोन लिखते हैं ना, तो टोटल 3 कार्बन है, तो अगर नंबरिंग करेंगे तो या तो प्रोपनोन कह दो, या तो कह सकते हैं 2 प्रोपनोन,
सिर्फ प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं उसको हम लोग। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, जिसमें इथीन और इथाइन को यूज, सॉरी इथाइन और प्रोपाइन को यूज कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, दिस इज हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजिन। सिंपल, कल भी क्या था, दोबारा कर रहे हैं। कोई भी हैलोजन ऐड कर सकते हैं, F2 के अलावा Cl2, Br2, I2, 7 ग्रुप का एलिमेंट। क्लोरीन ऐड कर दो, ब्रोमीन ऐड कर दो, या आयोडीन ऐड कर दो। तो मैं Cl2 ऐड कर देता हूं, ठीक है। इथाइन के साथ Cl2 ऐड कर रहे हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक Cl एक तरफ, दूसरा Cl दूसरी तरफ, तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ Cl, दूसरा Cl यहाँ पर। तो ये हमारे पास नेम इसका मैं नहीं लिख रहा अभी फिलहाल, वो आप जानते हैं, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। Cl यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन Cl, अब ये दोबारा से एक और बार Cl से रिएक्शन करेगा, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये पाई बॉन्ड टूटा, अगला एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, Cl टेट्राहाइड। तो यहाँ पर हो गया 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। समझ में आया सबको? सिंपल, ये तो कोई नई चीज नहीं है इसके। नेक्स्ट इसके बाद रिएक्शन 5 हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। और जैसे कल हमने पढ़ा था इथीन के अंदर कि ओजोनोलाइसिस इज व्हाट, इट इज द रिएक्शन विद O3। ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्शन कराना है ओजोनोलाइसिस के अंदर। लाइसिस का मतलब क्या, चूंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ओजोनोलाइसिस। अब ये सबसे मुश्किल रिएक्शन समझ सकते हो आप इसका, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। सबसे पहले मैं इथाइन लेता हूँ, उसका ओजोन से रिएक्शन कराता हूँ। ये रहा हमारे पास इथाइन, और ये रहा हमारे पास O3 मतलब ओजोन। ये ओजोन से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले तो बच्चों पता है यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर जब ये ओजोन से रिएक्शन करेगा तो व्हाट विल हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने कल पढ़ा था ओजोनाइड बना था, ये O3 जाके इस पर अटैच हुआ था ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों, ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। देखो मैकेनिज्म कैसे कर रहा हूँ मैं, CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके बाद 3 ऑक्सीजन मैंने बताया अटैच होंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो इस तरह से अटैच किया था मैंने, याद है। फिर एक ऑक्सीजन हमारे पास इस तरह से अटैच होता है। इस कंपाउंड को भी हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। वो भी वो जो पहले बनाया था ना, उसमें ये वाला बॉन्ड नहीं था, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, तो इसलिए 2 बॉन्ड टूटा है, तो एक बॉन्ड ऐसे ही स्टैब्लिश रह गया है, उसको तोड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो ओजोनाइड था, मैंने क्या बताया था कल कि ये अनस्टेबल होता है। अब ये भी रीअरेंजमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और जिंक यूज़ किया था, याद है, क्योंकि एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो जिंक को मैंने एरो के ऊपर यूज़ कर लिया था, लेकिन जिंक रिएक्टेंट है। यस यस, सॉरी ये CH है, सॉरी ये तो CH ही है ना इसमें, सही कह रहा हूँ, थैंक यू। CH होगा, क्योंकि यहाँ पर तो CH ही है ना, ठीक है, 2 तो होगा नहीं, सही है। अब ओके, करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो ओजोनाइड। अब यहाँ पर क्या होगा, एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब दोबारा से हम यहाँ पर बेटा सेम वही काम करेंगे, जिंक ले लेंगे। अब जिंक क्या करेगा, आपको पता है, सबसे पहले यहाँ से ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा और जिंक इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। जिंक चूंकि ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है, तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो जिंक यहाँ पर क्या, किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है बेटा, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर सके। ऑक्सीजन को रिमूव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऐड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीजन खींच लिया। अब यहाँ पर देखो, अब इधर पे बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, जैसे कल बताया था। अच्छा, उस पिछली बार बॉन्ड क्या करते हैं, पूरा इस तरह से हम उसको तोड़ देते हैं ना, कि इधर से एक बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड। इस बार बॉन्ड इस तरह से नहीं टूटेगा। इस बार क्या होगा कि हमारे पास जो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, इस बार सिर्फ एक ये वाला बॉन्ड हम इधर से ब्रेक कर लेंगे। दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ से हम ब्रेक कर लेंगे। अब दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, और यहाँ से एक बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक है, जरा देखो क्या बन रहा है कंपाउंड। कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन के साथ ये हमारा ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ हमारा ये हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन अगले हाइड्रोजन के कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और उसका ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन के 3 बॉन्ड हैं दोनों कार्बन के, तो कार्बन क्या बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। इस बार एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पर बनेगा। पिछली बार हमारे पास हमने इस तरह से ब्रेक किया था, इस बार बस ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक कर देना, और उसके बाद जो चीज़ें जुड़ जानी है वो जोड़ देंगे।
अब ये कंपाउंड हमारे पास क्या, आप चेक करो तो दो जगह से एल्डिहाइड है, ये इधर से भी एल्डिहाइड है और इधर से भी एल्डिहाइड है, दो तरफ से एल्डिहाइड है। तो इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो इसका नाम हम यहां पर अगर IUPAC में नाम अगर हम इसका लिख दें तो ये हो जाएगा 1,2 या डाई इथेनॉल नहीं कहेंगे, ईथन डाइअल, ठीक है, या इस तरह से लिख देंगे ईथन 1,2 डाइअल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 ईथन डाइअल, या सिर्फ ईथन डाइअल ही भी लिख सकते हैं, चूंकि 1 और 2 पे ही पॉसिबल होगा इसके अंदर। इसके अलग अलग नाम है, ईथन 1,2 डाइअल या 1,2 ईथन डाइअल, ये हमारा एल्डिहाइड है दोनों तरफ से। कॉमन में इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको। कॉमन में इसका नाम हम लोग एक खास स्पेशल नाम देते हैं। कॉमन में इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ग्लायोक्सल, इसको ग्लायोक्सल बोला जाता है। तो ये हमारे पास जो ग्लायोक्सल जो कंपाउंड होता है ये स्टेबल होता है। तो फिर क्या करना है बेटा कि जब हम इथाइन के, देखो मुश्किल रिएक्शन है थोड़ा ये, जब इथाइन की हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे तो पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर इसके बाद जिंक से रिएक्शन करेंगे तो जिंक इस ऑक्सीजन को खींच लेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, फिर यहाँ से ये दो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया?